हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों पढ़े होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। आज जा रहे हैं पढ़ने हम लेक्चर 3 जो होगा। तो अब इसमें हमको पहले चीज़ क्या पढ़ना है, कुछ और सिंपल टर्म्स हैं जो आपको समझ में आना चाहिए, जो आगे यूज़ होगा, चाहे आप बोर्ड की तरफ फोकस करो या जेई या मेडिकल, सब में यूज़ होगा। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए, तो आज मैं जा रहा हूँ स्टार्ट करने। जैसे मान लीजिए पहला आपका आएगा एटम। अब ये बताओ कि एटम क्या होता है? क्या किसी आप सोचो पहले, एटम क्या होता है? कोई भी, व्हाट डू यू मीन बाय एटम? एटम को हम क्या बोलते हैं? तो क्या होगा? एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट है। मैं क्या बोला बेटा? एटम जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, जो फ्री भी हो सकता है, फ्री नहीं भी हो सकता है। हम क्या बोले? एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसका? एलिमेंट का, जो नेचर में फ्री भी हो सकता है और फ्री नहीं भी हो सकता है। तो हम क्या बोले बेटा? एटम क्या है? एटम इज द smallest particle of an element which may or may not exist freely। जैसे मान लो अगर हम बेटा बात करते हैं सोडियम का। अब सोडियम आप चाहोगे कि नेचर में इसका एटम फ्री मिले, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। अब अगर हम नेक्स्ट एक बात करते हैं मॉलिक्यूल्स का, कि बेटा मॉलिक्यूल्स क्या होता है। नेक्स्ट है, मैं आपसे पूछूं कि बेटा व्हाट इज मॉलिक्यूल्स? आप बताइए मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो क्या बोलोगे बेटा? मॉलिक्यूल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। जब हम अलग अलग एटम्स को कंबाइन करेंगे, उसके बाद जो हमारा सब्सटेंस बना, उसे क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। अरे समझ में आया कि नहीं आपको? फिर से मान लो मेरे पास कुछ एटम्स है, ए बी सी डी, सबको कंबाइन कर दिया। क्या किया आपने? सबको कंबाइन किया। उसके बाद जो हमारा सब्सटेंस बना वो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? तो मॉलिक्यूल्स को क्या बोल सकते हो आप? कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एटम। समझ में आया? अब इसी से एक नया टर्म हमारा आता है, क्या? मॉलिक्यूलैरिटी। एक जो नया टर्म हमारा आएगा वो रहेगा मॉलिक्यूलैरिटी। अब ये क्या आ गया भाई? क्या आ गया मॉलिक्यूलैरिटी? मैं तो कभी नाम ही नहीं सुना हूं। अरे तो मैं क्या नाम सुना हूं? मैं भी नहीं सुना हूं। तो चलो बात करते हैं क्या होती है। हम पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे ये क्या होता है। जैसे मान लो सिंपल बात करते हैं, अगर हमने यहां ले लिया CO2। क्या ले लिया? CO2। सबको दिख रहा है? अब जरा आप सोचो, मैं इसमें से क्या बताऊंगा, थोड़ा सोचने की काम है। इस क्वेश्चन में कार्बन कितना है? 1। अरे कार्बन कितना है इसमें? 1। लेकिन O कितना है? 1 + 1 2 O है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं
कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात किया तो हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 1 है। क्या समझ में आया कि नहीं? अगर हम इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करें तो इसमें कितना है? 2 है। अरे ये तो कम से कम सबको समझ में आया कि नहीं? अब इन सबको जोड़ दो, कितना आया? 1 + 2 3। यही जो 3 है वो इस मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलैरिटी है। ये 3 क्या है? इस मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलैरिटी है। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो हमने ले लिया NH3, जिसको हम क्या बोलते हैं? एमोनिया। अब फिर से वही, पहले सबको दिखे बेटा यहां पर N है और यहां पर H है। अरे दिखा कि नहीं आपको? तो अगर हम पहली बात करें इसमें कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना है? अरे कितना है? 1 है कि नहीं? और अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? अरे कितना है? 3। 1 2 3। इन दोनों नंबर को जोड़ो, 3 + 1 कितना होता है? ले, ये भी नहीं आता, 4 होता है। कितना होता है? 4। दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी। तो इस एमोनिया का क्या हो गया मॉलिक्यूलैरिटी? 4। क्या अब आपको समझ में आया कि नहीं कि हम किसी भी मॉलिक्यूल्स का कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलैरिटी? यस और नो? आया समझ में? चलो, तो अब हम मॉलिक्यूलैरिटी को डिफाइन करेंगे। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? जरा आप इस दोनों को देख के आपको हम देंगे 5 मिनट। जरा सोचो कि ये कैसे हुआ और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल समझ में आ गया? जस्ट थिंक वंस ट्वाइस थ्राइस, हाउ कैन आई मेक इट्स डिफिनेशन। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? सोचो आप। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको बेटा? व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी? क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलैरिटी is defined as total number of atoms present in a molecule। मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। क्लियर एवरीवन? यस और नो? जब सबको समझ में आ ही गया तो क्यों ना कुछ क्वेश्चंस बना ले, ताकि आपकी जो भी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स एनीवन, आइदर मैन, वुमेन, एनिमल परफेक्ट। तो क्यों नहीं हम कुछ क्वेश्चंस कर ले प्रैक्टिस के लिए? लिखिए क्वेश्चंस। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस लिखो आप। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग। Calculate the molecularity of the following. Calculate the molecularity of the following. कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जिसको आपको मॉलिक्यूलैरिटी निकालना है। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन के थ्रू पहले तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि भैया ये कैसे निकालते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? उसके साथ
उसके साथ मैं कुछ वैसे फॉर्मूलास का नाम लिखूंगा जिसके फॉर्मूला आप जब बार बार पढ़ोगे, प्रैक्टिस होगा तो रिकॉल हो जाएगी। कुछ समझ में आया व्हाट आई एम सेइंग? चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपका लिखो। पहला क्वेश्चन अगर हम दे देते हैं कैलकुलेट करने का CO2। दूसरा क्वेश्चन अगर हमने दे दिया ग्लूकोज। जिनको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जिनको लग रहा है कि हम ट्राई कर सकते हैं, वो धीरे धीरे इस क्वेश्चन को ट्राई करना शुरू कर दें। और अगर कहीं भी आप फंस रहे हैं तो आप हमारा वीडियो में आंसर देख लें। उसके बाद भी आपको अगर लग रहा है कि कहीं फंस रहे हैं तो आप हमें, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आप बिना किसी प्रॉब्लम का दिस आदमी से, ये इंसान से, इस मनुष्य से आप डाउट पूछ सकते हो। क्लियर? बनाइए इसको। नंबर 1 CO2 है, नंबर 2 ग्लूकोज है, नंबर 3 लिखिए C12 H22 O11। सॉल्व करते जाइए फटाफट। एवरीवन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फास्ट। नेक्स्ट लिखिए आप मोहर सॉल्ट। नेक्स्ट यू राइट मोहर सॉल्ट। फटाफट सॉल्व करने का बेटा क्या होगा? अगला लिखो KMNO4। नेक्स्ट लिखो आप KMNO4। अगला लिखिए आप, एक और दे देते हैं पोटेश एलम। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब देखो बेटा क्या होगा कि अब आपको ये सब के फॉर्मूलास आना चाहिए तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगर फॉर्मूला नहीं आया तो भैया ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो आपके केमिस्ट्री में जितने भी टफ फॉर्मूलास हैं, मैं इनको कभी ना कभी क्वेश्चंस में ज़रूर यूज़ करूंगा ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप ये सारे फॉर्मूला से फैमिलियर हो जाएं। क्लियर है बेटा? ट्राई करो आप, क्या होगा। अगर मान लो हम पहला का बात करें कि भैया CO2 में हमारा मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, क्या बोलोगे आप इसका? सबसे पहला अगर हम बात करें व्हाट इज माई नंबर ऑफ कार्बन। अरे CO2 में कार्बन कितना है? 1। नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अरे भैया CO2 में O कितना है? 2। दोनों को जोड़ो 2 + 1 3। व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ CO2? 3। अरे सबको समझ में आया कि नहीं? यस और नो? समझ में आया? चलो दूसरा हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या दिया है? ग्लूकोज। अब तो पहले फॉर्मूला आना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं आएगा तो ये नहीं बनेगा। अरे है कि नहीं? तो क्या होगा ग्लूकोज का? C6H12O6। क्या होगा ग्लूकोज का बेटा? C6H12O6। अब ये बताओ इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। अरे अब तो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 12। इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 6। सबको जोड़ो कितना आएगा? 24। व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ग्लूकोज? 24। क्या सबको समझ में आया कि नहीं? आ तो गया बेटा, लेकिन फॉर्मूला याद रखना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। उम्मीद करेंगे सबको याद होनी चाहिए। अगला ये हम सॉल्व करें तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 12। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 22।
और इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 11। अरे सबको ऐड करो, फिर से वही बोल रहे हैं 2 2 4 1 5 2 2 4 45। व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ C12H2211 कितना आया बेटा 45। अब तो हमें उम्मीद लग रहा है कि सबको समझ में आ गया, सबका दांत दिख रहा है कि मतलब अब आंसर मैच कर रहा है। अब आ गया बेटा मोहर सॉल्ट। अब बेटा ये सब कुछ है, हम बार बार बोल रहे हैं, ये सब कुछ आपको फॉर्मूलास याद रखना पड़ेगा, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, ये बार बार हम बीच बीच में यूज़ करेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। चलो बेटा अब मैं आता हूँ मोहर सॉल्ट। इसकी फार्मूला क्या होती है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट? क्या हो जाएगा FeSO4 डॉट NH4 का होल 2SO4 डॉट 6H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट। क्या होगा बेटा FeSO4 डॉट NH4 का होल 2SO4 डॉट 6H2O। अब ये वाला, इसमें आपको दो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे, आम के आम गुठली के भी दाम, दो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले अगर आपसे हम पूछें कि मोहर सॉल्ट की मॉलिक्युलरिटी क्या है, ठीक है, वेरी सिंपल। पहला नंबर ऑफ आयरन एटम कितना है बेटा 1। नंबर ऑफ सल्फर कितना है 1 2। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 4 4 8 एंड 6 4 4 8 एंड 6 14। आयरन का हो गया, एकदम सीक्वेंस में काउंट करना है। आयरन हो गया, सल्फर हो गया, O हो गया, अब N काउंट करेंगे। नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है बेटा 2। नेक्स्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा 4 × 2 8 और प्लस 12 इट इज 20। मेरे ख्याल से सारे काउंट्स हो गए। आयरन भी लिख लिया, सल्फर भी लिख लिया, ऑक्सीजन भी लिख लिया, नाइट्रोजन लिख लिया, H लिख लिया, सब हो गया। सबको जोड़ो कितना आएगा 2 + 1 3 3 + 4 7 7 + 2 9 and 2 1 3 39 is the molecularity of मोहर सॉल्ट। हम क्या बोले बेटा जो 39 है ये क्या हो गया मॉलिक्युलरिटी ऑफ मोहर सॉल्ट। क्या सबको समझ में आया कि नहीं? लेकिन इसमें आपको हमें एक इंफॉर्मेशन बताना है। क्या बेटा? अब वो क्या आ गया भाई इंफॉर्मेशन आपको ये बताना है इसमें कि जब भी फॉर्मूला में डॉट के बाहर कुछ वाटर दिखे, हम क्या बोल रहे हैं? अरे भैया अगर आप कोई भी फॉर्मूला ले लो, अगर फॉर्मूला में डॉट के बाद वाटर दिख जाए, नहीं समझा? अरे मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी फॉर्मूला में अगर डॉट के बाद वाटर दिख जाए तो क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये तभी बोलेंगे जब वाटर मॉलिक्यूल्स डॉट के बाहर हो। कुछ समझ में आ रहा है? चलो अगला हमसे पूछ रहा है KMNO4 का क्या होगा मॉलिक्युलरिटी। ये तो बहुत सिंपल है। अब सर धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे, हम बार बार इतना नहीं लिखेंगे। ये हम तभी तक लिखेंगे जब हमको लग रहा है कि क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करना है।
एक बार अगर आपको लगता है कि आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो आप इतना कैलकुलेशन को अवॉइड भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपसे ये पूछेगा तो क्या करो, काउंट कर लो। पोटेशियम 1, मैंगनीज 1, ऑक्सीजन 4, 6 हो गया। कितना हो गया बेटा इसका मॉलिक्यूलरिटी? 6। और जिनको लगता है कि नहीं अभी हमको और सीखना है तो लिखो इसमें नंबर ऑफ पोटेशियम इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ मैंगनीज इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4, जोड़ो 6। दोनों से बात वही आएगा, लेकिन अब हम इतना टाइम बार बार वेस्ट नहीं करेंगे। मैं इतना टाइम बार बार आपको वेस्ट नहीं करेंगे। एक बार आप इसको फटाफट लिख लें, या जिनको लगता है कि हमें टाइम चाहिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर सकते हो। चलो एक और दिया हुआ है पोटैश एलम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बार बार आएगा आपको। पोटैश एलम बेटा अब तो ये नाम से ही पता लग रहा है पोटैश एलम। पोटेशियम भी है, एल्युमिनियम भी है। अरे हाँ कि ना? आप सब लोग एक बार इसको प्रोनाउंस करो, पोटैश एलम, मतलब पोटेशियम भी इसमें है, इसमें एलम से एल्युमिनियम भी है। अब इससे आपको फॉर्मूला याद होगा। कभी मान लीजिए आपसे कोई पूछा, कभी आप वाइवा देने जा रहे हो, या कभी बोर्ड के एग्ज़ाम में आ गया, या कभी आईआईटी के एग्ज़ाम में आ गया, या कभी मेडिकल के एग्ज़ाम में आ गया कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पोटैश एलम, आपके माइंड में ये जरूर आएगा कि हाँ एक मनन सर थे जिन्होंने बोला था कि पोटैश में पोटेशियम और एलम में एल्युमिनियम, मतलब पोटैश एलम का जब भी हम फॉर्मूला लिखेंगे बेटा तो पोटेशियम एंड एल्युमिनियम कंबाइन करेंगे। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं? चलो तो पहले बेटा मैं इसका फॉर्मूला लिखूं। पोटैश एलम पोटेशियम K2SO4, एलम एल्युमिनियम Al2SO4 the whole 3 dot 24H2O। देखो पोटैश क्या पोटेशियम है कि नहीं? एलम, अरे भैया एल्युमिनियम भी तो है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है पोटैश एलम। अब मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा आपसे खासकर कि पोटैश एलम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं। हमने क्या बोला? पोटैश एलम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि एक बार सर ने बताया था कि फॉर्मूला में डॉट के बाद जो पानी होता है उसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अरे तो यहाँ कितना पानी डॉट के बाद है? तो 24। तो आंसर क्या होगा? पोटैश एलम हैज 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अरे क्या आपको समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो अब मान लो मैं आपसे पूछूं बेटा इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, इसका कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, हम सब इसमें समझेंगे। जैसे मान लो दिस इज माई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये मेरा क्या है बेटा? ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और अगर हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो बेटा पोटेशियम कितना है? 2। सल्फर कितना है? 1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4। ओ कितना है? 4 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, 12 और 4 16, और 24 यहाँ पर कितना होगा? 24 प्लस 16 40, 40 प्लस एल्युमिनियम कितना है? 2। H कितना है? 48। इन सबको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका?
मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ पोटैश एलम, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ पोटैश एलम। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी मॉलिक्यूल्स के कैसे मॉलिक्यूलैरिटी को निकालेंगे, हम कैसे किसी भी कंपाउंड के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को काउंट करेंगे। क्या सबको सब समझ में आया कि नहीं बेटा? सबको आ गया? चलो वेरी गुड। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स। क्या हम बात करेंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं? नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी। हमने क्या बोला बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस, ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस। अब हम मॉलिक्यूलैरिटी को भी क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। इसको हम कुछ में क्लासिफाई करेंगे। जैसे सबसे पहला जैसे मान लीजिए पहला हम ले लेते हैं आपका मोनो एटॉमिक। पहला हमने क्या ले रहा है बेटा? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स? मोनो, अरे मोनो मतलब एक होता है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो केवल एक एलिमेंट से बने हुए हैं, केवल एक एटम से बने हुए हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या बोले? मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल एटम। तो इसको एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो? इनर्ट गैस। दूसरा अगर हम बात करते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इफ आई एम टॉकिंग फॉर द सेकेंड वन, हम बात कर रहे हैं इसका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो डाई एटॉमिक का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाई एटॉमिक? डाई का मतलब है दो। वो मॉलिक्यूल्स, मैं क्या बोला? वो मॉलिक्यूल्स जो दो एटम से बने हुए हैं या जिसका मॉलिक्यूलैरिटी दो है। क्या हम बोल रहे हैं बेटा? वो मॉलिक्यूल्स जो दो एटम से बने हुए हैं या उसकी मॉलिक्यूलैरिटी एक है। क्या सबको समझ में आ रहा है? लेकिन अभी तो केवल रिहर्सल हुआ है, अभी तो वर्ल्ड कप खेलना बाकी है। इसमें दो पार्ट आपको देखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर अब इसमें क्या दो पार्ट है? क्यों नहीं होगा? जब बड़ा पाव हो सकता है 3-4 तरह का, चीज़ बड़ा पाव, गार्लिक बड़ा पाव, तो ये भी दो तरह का डाई मॉलिक्यूल्स होगा। सबसे पहला क्या हो जाएगा? होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हो जाएगा होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और दूसरा क्या हो जाएगा? हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स।
अब होमो का मतलब क्या हुआ? सेम, मतलब मॉलिक्यूल्स तो बन रहा है लेकिन दोनों सेम होगा। जैसे N2, इसमें कितना N है? 2। मॉलिक्यूल्स तो बना लेकिन दोनों एटम सेम है, इसीलिए क्या नाम दे दिया? होमो। मान लीजिए मैं दे दूं Cl2, कितना क्लोरीन है? 2 है, तो क्या हो गया? होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मैं दे दिया Br2, अरे कितना ब्रोमीन है? 2, दोनों सेम है, होमो। लेकिन अगर मैं दे दिया HCl, ये नहीं होगा। क्यों? H and Cl बोथ आर नॉट इक्वल, ये बिल्कुल इक्वल है ही नहीं। ये क्या हो गया? हेट्रो। ये इस कैटेगरी में बिलोंग करता है। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? कब हम बोलेंगे होमो डाइएटॉमिक और कब हम बोलेंगे हेट्रो डाइएटॉमिक? क्या आपको समझ में आया कि नहीं? अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं लिख दूं I2 तो गलत, अरे दोनों बराबर है, तो I2 क्या होगा इसमें? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर हम लिख दें HBr, अरे ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर H और Br दोनों सेम नहीं है, इसीलिए ये हेट्रो बन गया। तो क्या आपको समझ में आया कब होमो बनेगा और कब हेट्रो बनेगा? आया कि नहीं आपको? चलिए